नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ रूल्स। देखो अब तक हमने जो रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज एंड पैरेलल, और वो उनके मिक्स कॉम्बिनेशन थे, उसको हम सोल्व करते थे। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, सीरीज अगर दिख रहा है साफ साफ तो सीरीज, पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल। फिर मिक्स थे, मिक्स में हमें सीरीज पैरेलल दिख रहे तो हम उसको सोल्व करते जाते थे। उसके बाद हमें मिक्स में भी सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा तो हम क्या करते थे, सर्किट रीड्रॉ करते थे। सर्किट रीड्रॉ करने के बाद फिर हमें पता चल जाता सीरीज है पैरेलल, तो वो तरीका था। अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें हमें सीरीज पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, रीड्रॉ करेंगे तो भी हमें कुछ उसमें सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ सर्किट है, जैसे ये एक सर्किट है, ये दिया हुआ है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक बैटरी है, मतलब काफ़ी इसमें बैटरी दी हुई है। तो एक ही सर्किट में देखो चार चार, तो यहाँ से ये ऐसे, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस, ये R4 और ये R5, और ये बैटरी, EMF E1 E2 E3, EMF के बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। अब फिलहाल इसको ये मान चलो वोल्टेज है, E5 है ये, और यहाँ से ऐसे ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया सर्किट। और ये पूछ लिया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है। तो हमें वोल्टेज कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस को V = IR, तो हमें यहाँ पे R तो इसका जैसे नॉन होगा तो हमें I पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ऐसा कॉम्प्लेक्स हो आगे सर्किट, और इसमें भी यही नहीं बच रहा है कि कौन सी सीरीज में कौन से पैरेलल। तो इनके लिए किरचॉफ ने दो रूल बनाए थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो रूल पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इसमें तीन टर्म। एक तो पहला है जंक्शन, दूसरा है ब्रांच, और तीसरा है लूप। क्योंकि ये तीनों टर्म अगर क्लियर नहीं होगी तो हमें यह किरचॉफ रूल समझ में नहीं आएगा। तो किरचॉफ रूल का मैंने ये बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट ये किसी एक सर्किट का हिस्सा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट में से हम लेके आ गए उसका एक हिस्सा है, और उस हिस्से में ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी वगैरह लगी हुई है, मतलब सारे क्या है, सर्किट के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स किसको कहते हैं अब ये ध्यान रखना है। देखो ये कनेक्टिंग वायर है, एलिमेंट्स वो होते हैं जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल का चेंज होता है। अब जैसे यहाँ से यहाँ गए हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक वायर है इसमें कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर कोई ड्रॉप नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका हम ये मान के चलते जीरो है, बहुत कम होते हैं इसलिए जीरो मान के चलते। तो V = IR, R की वैल्यू जीरो तो V की वैल्यू जीरो। अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जब हम यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या आ गया, ये ड्रॉप करने वाला एलिमेंट आ गया, इसलिए इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सर्किट एलिमेंट, यहाँ से यहाँ गए तो हम देखा कि ये बैटरी का लो पोटेंशियल, और ये हाई, तो लो से हाई की तरफ गए तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तब कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल है। तो इसका मतलब एलिमेंट उसको कहते हैं कि जो सर्किट के अंदर बैटरी आ गई और रेजिस्टेंस आ गई, जो मतलब वोल्टेज का कुछ ना कुछ ड्रॉप करते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है या करंट बताना है, तो वो हम इसमें सीरीज पैरेलल सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए किरचॉफ रूल पढ़ते हैं। तो ये तीन टर्म है। पहली है जंक्शन। जंक्शन किसको कहेंगे? तो देखो जंक्शन क्या होता है, जैसे रेलवे स्टेशन का नाम पे भी होता है जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ से दो से ज़्यादा लाइन जाती हो, जैसे कि ये एक पॉइंट हो, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से दो से ज़्यादा ब्रांच जाती हो। जैसे रेवाड़ी जंक्शन हो गया, तो वहाँ से कितनी ब्रांचेज जाती है, वहाँ से जैसे 6 ब्रांचेज जाती है। जैसे रेवाड़ी का जो हो गया रेलवे स्टेशन, तो उससे हिसार की तरफ जाती है एक जैसे उसमें दिल्ली की तरफ जाती है, एक जैसे नारनौल की तरफ होगी, एक महेंद्रगढ़ की तरफ होगी, एक जयपुर की साइड होगी, और एक जैसे उसमें होगी ये रोहतक की साइड। तो ऐसे वो एक पॉइंट है, मतलब जो रेवाड़ी जंक्शन में एक पॉइंट है और उससे ये ब्रांच जा रही है अलग अलग सिटी में। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये काफ़ी सारे पॉइंट मिलके बने, लेकिन इसमें से हमने ये देखा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ऊपर गई, एक इस साइड गई, एक इस साइड, तो ये क्या है, जंक्शन है। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से 3 ब्रांचेज मीट करती हो या उससे बाहर निकलती हो। क्योंकि मीट करती ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये आई ब्रांच और ये आई ब्रांच और ये आई, तो इस पॉइंट पे तीनों मीट कर रही है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम
ये हो गया जंक्शन। जब इस पॉइंट पे ये ब्रांच मीट कर रही है, ये मीट कर रही है और ये मीट कर रही है, तो ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन हो गया। अब मान लो यार डिस्टेंस नहीं होता, तो इसको हम जंक्शन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, टर्निंग है ये, मतलब इस साइड टर्न होगी, इस साइड टर्न, क्योंकि इस पॉइंट से 3 ब्रांच नहीं जा रही, एक और ये 2 ही जा रही। ठीक है, तो जंक्शन हम किसको कहेंगे? ए पॉइंट फ्रॉम वेयर 3 ब्रांचेज मीट। लिखो जंक्शन में ए पॉइंट फ्रॉम वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट। 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती, जैसे इस साइड से अगर हम एक और लगा देते तो भी ये होता है जंक्शन। 3 तो होनी चाहिए, 3 मतलब कम से कम है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो हो गया जंक्शन। अब ब्रांच इसमें यूज होगा। ब्रांच हम किसको बोलते हैं? ब्रांच होता है जंक्शन, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर हम जाएंगे, तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे जाएंगे तो वो एक करंट का पाथ बनेगा, तो वो जो करंट का पाथ उसको कहेंगे ब्रांच। जैसे इस जंक्शन से हम गए, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ए एक जंक्शन है, ए से हम डी आए, तो ये एक पाथ है करंट का। तो इस करंट के पाथ में या एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे आए तो ये एक ब्रांच होगी, या इससे हम चलते गए ये आगे दूसरे जंक्शन, तो ये दूसरी ब्रांच होगी। यहाँ हम देखो चलते गए बी से सी आगे, ये अभी जंक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जंक्शन क्या होता है, जहाँ से 3 मिल रही है, तो बी से हम यहाँ तक आ गए डी, तो ये 3 ब्रांच होगी। तो ब्रांच हम किसको कहेंगे? मतलब करंट का ऐसा पाथ जो जंक्शन टू जंक्शन जो पाथ होता है। तो इसमें देखो ब्रांच में पाथ ऑफ करंट which is from one junction to another junction, मतलब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे। अब देखो इसमें एक चीज़, ब्रांच में एक चीज़ हमें ये याद रखनी है, यहाँ से हम चले और यहाँ से चलते गए तो बीच में कोई रास्ता इसमें नहीं गया। जैसे एक सड़क पे हम चल रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, तो बीच में कहीं रास्ता आ गया तो वो रास्ता उसमें कट गया, एक रास्ता, मतलब एक रास्ता उससे अलग हो गया। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ से, मतलब वो एक पॉइंट क्या हो गया, जैसे ये यहाँ से मान लो ऐसे हो जाता है, तो हम ये कहते हैं ये पॉइंट से एक ये इस साइड और एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये क्या बन जाता है? जंक्शन। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम गए तो हमने देखा कि बीच में से यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये जंक्शन टू जंक्शन क्या होगी? ब्रांच। तो इस ब्रांच में करंट यहाँ से चलेगा, तो करंट जब यहाँ तक पहुँचेगा तो एक ही रास्ता है, इसका मतलब क्या हो गया? करंट इसके अक्रॉस या और कोई एलिमेंट आएगा, सबके अक्रॉस क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ से जैसे गए हम इस ब्रांच से, सॉरी इस जंक्शन से ए से लेके यहाँ तक गए बी, तो इसमें जो एलिमेंट आ रहे ये तो इनके अक्रॉस क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट ये सब किस में? सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में कैसे है? क्योंकि बीच में और कोई इसमें रास्ता ही नहीं है। यहाँ से देखो बी से जैसे हम गए सी, तो ये एक ब्रांच है, सी से डी ये पूरी एक ही ब्रांच है, यहाँ से इसके अक्रॉस करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल ब्रांच है और सिंगल ब्रांच में करंट क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि बीच में कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं। तो करंट यहाँ से जितना एंटर होगा उतना ही सब में से पास होगा, क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जेस यहाँ से 5 कूलम चार्ज एंटर हो गए तो 5 कूलम ही इसमें से फ्लो होंगे, इसमें से भी, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट आए सब में से 5 कूलम ही होंगे उस ब्रांच में। तो लिखो इन ए ब्रांच current is same in all circuit elements. In a branch current is same in all सर्किट एलिमेंट्स, मतलब हर सर्किट एलिमेंट्स में करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। थर्ड आता है लूप हम किसको कहेंगे? अब देखो लूप से हमें चलता है, लूप क्या होता है? क्लोज पाथ। जैसे सर्कल एक लूप है, स्क्वायर एक लूप है, रेक्टेंगल एक लूप है, तो ऐसे इसमें लूप बन रहा है। देखो ये क्या है? एक लूप है ये। तो लूप क्या होता है कि जहाँ से हम चले और वहीं आ गए, तो जो क्लोज पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो करंट का जो क्लोज पाथ है उसको लूप बोलते हैं। देखो क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड लूप। क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड लूप।
क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड लूप। अब देखो इसमें जंक्शन है कितने, 1 2 3 जंक्शन है इसमें। ब्रांच कितनी है, 1 2 3। ब्रांच कितनी है, 1 2 और ये 3 ब्रांच है इसमें, और जंक्शन इसमें यहाँ से जैसे 3 हो। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कितनी ब्रांच है कितनी जंक्शन है। लूप कितना है, लूप इसमें एक ही है, क्लोज पाथ एक ही है। तो ये टर्म इसमें यूज होगी किरचॉफ रूल्स में, तो हमें इसका ध्यान रखना क्या है। अब पढ़ते हैं हम किरचॉफ के रूल्स। तो सबसे पहले आता है किरचॉफ फर्स्ट रूल, और इस पे क्वेश्चन आता है दोनों में से। अब जैसे सेकेंड लॉ जब अप्लाई करते हैं किरचॉफ का, तो उसके लिए हमें फर्स्ट रूल आना चाहिए। तो पहला है किरचॉफ फर्स्ट रूल, रूल बोल देते हैं, लॉ भी बोल देते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जंक्शन के ऊपर ही अप्लाई होता है, ध्यान रखना ही। और तीसरा नाम है इसका किरचॉफ करंट रूल। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। रूल बोल देते, लॉ बोल देते। तो देखो ये रूल क्या है कि तो इसमें जैसे हमने एक सर्किट बनाया, या पहले इसकी लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट। देखो किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन, क्योंकि ये जंक्शन पे होता है अप्लाई, तो इसमें ये कहा गया कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ ऑल करंट क्या होगा, 0। तो इसमें लिखो इट स्टेट्स दैट at any junction the sum of all the currents is 0। sum of all the current is 0। सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, समेशन। तो सब करंट का सम कितना होगा, 0 होगा। जैसे ये एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे करंट ये आई, ये करंट आई, ये आई करंट है, ये आई करंट, I1 I2 और ये I3 I4 ये करंट। तो ये जंक्शन है। अब इसमें देखो सम कब 0 होता है, यानी कोई क्वांटिटी हम जोड़ रहे हैं तो सम कब 0 होगा। तो उसमें 0 मैथमेटिक्स से कहती है कि कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को ही जोड़ते हैं तभी होता है 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम जो करंट ले रहे हैं तो इसमें कुछ करंट होगी पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होगी। अब देखो इस जंक्शन पे हम खड़े होंगे, तो इस जंक्शन पे हम खड़े होंगे तो हम यहाँ से देख रहे करंट आ रही है, यहाँ से देख रहे करंट आ रही है, और ये करंट जा रही है और ये करंट जा रही है। तो इसमें हम ये ले लेंगे, आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लेंगे, वो हमारी मर्जी है। तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जो आ रही है करंट वो है पॉजिटिव, और जो जा रही है वो करंट क्या है, वो नेगेटिव है। तो दूसरा इसमें ये जो रूल है किरचॉफ रूल, इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि द करंट मीटिंग एट द जंक्शन, मतलब जितनी करंट मीट करी जंक्शन पे वो इक्वल होगी किसके, द करंट लीविंग द जंक्शन। क्योंकि जितनी आएगी उतनी बाहर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ जंक्शन पे के ऊपर कोई स्टोरेज तो है नहीं, ना तो यहाँ पे बैटरी रखी है जो चार्ज को स्टोर कर ले। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेज होता है, तो चार्जेज को यहाँ स्टोर करने के लिए कैपेसिटर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया जितने चार्जेज यहाँ से आएंगे, 5 कूलम चार्ज पर सेकंड आ रहे, मतलब 5 एम्पियर करंट आ रही, तो जितने चार्जेज आएंगे उतने चार्जेज क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो इसलिए ये रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ से चार्ज जितने आए उतने क्या चले गए बाहर, I1 से आए, I4 से आए, और I2 और I3 से क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो सम ऑफ इसमें कहेंगे द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग एट द जंक्शन। तो इसमें ये डायग्राम हम बनाएंगे, और दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट वो लिख लेंगे, और में द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, द सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन
तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे सम जीरो करें तो सम कैसे जीरो करेंगे, अब आने वाली कौन सी I1 तो इसको क्या ले लेंगे पॉजिटिव, I4 भी क्या आने वाली इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ये दोनों हमने पॉजिटिव ले ली, प्लस I4 इसको भी हमने प्लस ले लिया, और प्लस I2 क्या लेंगे, ये जाने वाली करंट है इसलिए माइनस, और ये जाने वाली करंट है माइनस, और इन सब का सम क्या होना चाहिए जीरो। तो ये क्या आएगा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि ये जब उस साइड जाएंगे किसको हो जाएंगे प्लस के। तो इसमें देखो आने वाली करंट मतलब जो मीटिंग एट द जंक्शन, जंक्शन पे आ रही है, और ये कौन सी करंट है लीविंग द जंक्शन, दोनों क्या इक्वल, और ये स्टेटमेंट हमने लिखी है। तो ये इस किरचॉफ लॉ की फर्स्ट लॉ है, उसकी होगी स्टेटमेंट। जंक्शन लॉ हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जंक्शन के ऊपर ही अप्लाई होता है। और इसमें ये और लिख लेना इम्पोर्टेंट एक चीज़, नोट बना के लिखो, नोट डाल के, दिस रूल इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि किरचॉफ का कौन सा रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो लिख लो इसमें दिस रूल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दिस रूल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो अब इसका एग्जाम्पल नोट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये एक जंक्शन है, यहाँ से करंट 5 एम्पियर आई, यहाँ से 8 एम्पियर करंट आई, तो इसमें बता करंट कितनी होगी। जैसे नाम इसका दे दिया A B C और D, तो B और D ब्रांच में करंट कितनी होगी। तो हम इसमें देखेंगे आने वाली करंट, तो इसमें हम I करंट मान लेते हैं, और डायरेक्शन इसमें हम नहीं दे रहे कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, वो जंक्शन की तरफ आई, क्योंकि जो करंट मीट करती है जंक्शन उसको प्लस लेते हैं, और जो लीव करते हैं उसको माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं ये आने वाली करंट है +5, और ये जाने वाली करंट है -8, और I को ऐसे ही हम जोड़ देंगे इज इक्वल टू 0। ये कितना है -3 प्लस I इज इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर, तो प्लस I है इसका मतलब करंट ये ऐसे जा रही है। तो वैसे में पता चलता है 5 यहाँ से आई, 3 यहाँ से आई, तो 8 यहाँ से जाएगी। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, इसमें I की वैल्यू कितनी आएगी 3 एम्पियर इस साइड जाने वाली। दूसरा इसमें ये है 7 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, और ये 9 एम्पियर। इसमें बताओ करंट कितनी होगी। तो हम इसमें कैसे नोट करेंगे 7। अब देखो जाने वाली जो जंक्शन पे हम खड़े हो गए तो हम देख रहे हैं ये आ रही है एक, तो +7, और कौन सी आ रही +9, +7 +9, 3 क्या है जाने वाली, -3, 8 आने वाली, और I इसमें लिख देंगे, इसलिए हमें नहीं पता। तो इज इक्वल टू 0, तो कितनी होगी 9 और 7 16, 16 8 24, 24 में से -3 गई तो 21, तो 21 प्लस I इज इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू कितनी आएगी -21 एम्पियर। तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, ये करंट ऐसे बाहर जा रही है, ये 21 एम्पियर। तो किरचॉफ के रूल जब हम अप्लाई करते हो पहले हमें KCL आना चाहिए, करंट को जैसे डिवाइड करना आना चाहिए। तो हम यहाँ से कर सकते हैं डिवाइड। देखो 9 7 16 और 8 24 तो आने वाली है, तो इसमें से 3 यहाँ चलेगी तो बचेगी कितनी 21 एम्पियर। तो ये हो गया किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब नेक्स्ट आता है किरचॉफ सेकंड रूल। नेक्स्ट इज किरचॉफ सेकंड रूल। अब जैसे उसमें था किरचॉफ, वो कौन सा रूल था जंक्शन रूल, इसको बोलते हैं लूप। तो ये है लूप रूल या लूप लॉ, वो था जंक्शन लॉ और ये लूप लॉ है ये। और इसका नाम है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो क्या बताता था करंट को, करंट कितना, ये क्या बताएगा कि वोल्टेज किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस कितनी होगी।
तो सेम उसके जैसा ये, उसमें क्या था, सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि वोल्टेज तो किसी ना किसी एलिमेंट के अक्रॉस, जैसे ये है एलिमेंट तो ये एक पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस का सम होगा एक लूप के अंदर, उन सब का सम कितना होगा, जीरो। तो इसमें लिखो इट स्टेट्स दैट the sum of the voltage drop across all elements in a loop को कर लेना अंडरलाइन, across all elements in a loop is जीरो, मतलब किसी लूप के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबका सम क्या होगा, सबके अक्रॉस वोल्टेज का सम, वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा जीरो। ये होगी स्टेटमेंट। अब जैसे उसमें तो क्वेश्चन उठा तो वही इसमें कि सम जीरो कब हो सकता है, कि कुछ पॉजिटिव हो पोटेंशियल ड्रॉप और कुछ नेगेटिव हो, तो पोटेंशियल किसको लेना और नेगेटिव किसको लेना, पॉजिटिव किसको, जैसे उसमें हमें पता था करंट का सम कितना था जीरो, तो कुछ करंट को पॉजिटिव लेना तो कुछ को क्या लेना था नेगेटिव, तो हमें पता चल गया था जो करंट जंक्शन पे आ रहा है उसको पॉजिटिव लिया था, जो जा रहा था उसको क्या लिया नेगेटिव। तो ऐसे ही इसमें हमें वोल्टेज को क्या लेना, वोल्टेज ड्रॉप को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव हमें कौन सा लेना है, तो अब इसमें देखो पहले तो लूप के ऊपर ये वो लगता है, तो लूप में जब चलेंगे जैसे ये एक लूप बन जाएगी, लूप कैसा हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी शेप, रेक्टेंगल शेप कैसी होगी। तो इस लूप में जब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे ए बी सी और डी है, बीच में हमने जैसे यहाँ पे बैटरी वगैरह ये लगा, यस ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो इसमें लूप कितने, इसके अंदर लूप है क्लोज पाथ, तो इसमें ये क्लोज पाथ दो, तो इसमें हमें दिख रहे ए डी ई एफ ए, और दूसरा एफ ई सी डी एफ, दो हो गए, और एक तीसरा ये ए बी ई सी डी एफ ए, तो तीन लूप इसमें दिख रहे हैं। तो लूप में जब हम चलेंगे तो इसमें दो डायरेक्शन हमारी हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि लूप एक सर्कल में होता है, मतलब क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ में हम कैसे चलेंगे, या तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हो गया लूप में चलने के हमारे एक डायरेक्शन हो गया, जैसे इस लूप में हम चल रहे ए बी ई एफ ए में, तो हम यहाँ से आ गए ए से बी, फिर बी से ई से एफ, और फिर वापस ए पे। तो अब इसमें हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए से बी हम चल रहे हैं। तो ए से बी जब हम चले तो हमें यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट दिखाई दिए। अब मैंने बताया था एलिमेंट कौन से होते हैं, जो ड्रॉप करते हैं, जैसे ये वायर है, ये एलिमेंट में काउंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वायर जो हम लेते हैं वो गुड कंडक्टर हम लेते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं उसका आर कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। तो एक तो ये आ गया एलिमेंट, एक ये आ गया, तो ए से जब बी गए तो एलिमेंट आए इसमें दो। अब मोस्टली जो हम क्वेश्चन इसमें करेंगे किरचॉफ रूल के, तो उसमें यही दो आते हैं एलिमेंट, या तो बैटरी आएगी या उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगा। तो अब हमें देखना है कि बैटरी, अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें लेने हैं, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जैसे ये रेजिस्टेंस आ गया, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, और ये रेजिस्टेंस आर है। अब हमारे चलने का ऑर्डर ऐसे है, कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसे, जैसे हम यहाँ से आ गए ए से बी, तो जैसे ये रेजिस्टेंस आ गया और हमने देखा कि करंट ऐसे चल रहा है, तो अब इसमें करंट ऐसे अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे, ये किस पे, लो पोटेंशियल पे, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे वी ए माइनस वी बी करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ए हाई पोटेंशियल पे, बी है लो पोटेंशियल पे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये ड्रॉप है, ये पोटेंशियल का ड्रॉप क्या आया, पॉजिटिव। देखो अब इसमें याद करने तरीका, कैलकुलेशन ऑर्डर, एक मिनट इसमें दूसरा वो लेता है एग्जाम्पल। अब कैलकुलेशन ऑर्डर हमने वही लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन ऑर्डर इसमें इसलिए आ गया क्योंकि लूप में जब चलेंगे तो उसमें कैलकुलेशन ऑर्डर तो होगा ही, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या क्लॉकवाइज। अब ये रेजिस्टेंस आया, ये ए है और ये बी है। अब सपोज करंट जा रही है ऐसे,
पहले में करंट ऐसे जा रही थी, अब इसमें करंट जा रही है ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया वी ए माइनस वी बी क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? करंट अगर ऐसे जा रही तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, तो लो में से हाई को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो वी ए माइनस वी बी पहले क्या आ गई, नेगेटिव। अब देखो इसमें कॉमन, इसकी कैलकुलेशन ऑर्डर दोनों में एक जैसा है, तो पहले में कैलकुलेशन ऑर्डर की उसी साइड है और करंट की डायरेक्शन उसी साइड है, तो ड्रॉप क्या आया, पॉजिटिव। तो ये इसमें ध्यान रखना है, मतलब हम जब ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे जब चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस आ गया कहीं बीच में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे हम उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है जो भी हम निकालेंगे V इक्वल टू आई आर से, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक्चुअल में तो ये चीज़ जब हम क्वेश्चन करेंगे तब होगी क्लियर। अब देखो दूसरे में कैलकुलेशन ऑर्डर है इस साइड, और हम जब जा रहे थे तो करंट उससे अपोजिट आ गया। तो करंट अपोजिट कैसे, करंट अगर अपोजिट आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस क्या होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अब वो नेगेटिव होगी। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर किसी लूप में हम मूव कर रहे हैं तो हमारी मूव करने की डायरेक्शन, मतलब हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर और करंट की जो मान लो बीच में अगर रेजिस्टेंस आ गया, जैसे हम चल रहे हैं किसी लूप में और बीच में अगर रेजिस्टेंस आ गया, तो हमारे चलने की डायरेक्शन और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन वो दोनों सेम है। तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हम वी की वैल्यू निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, आई पता होगा उसमें कितना जा रहा है और आर हमें पता है वी इक्वल टू आई आर से कोई वैल्यू आएगी, उसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, हम किसी भी लूप में अगर मूव कर रहे हैं और लूप में मूव करते करते हमें मतलब लूप में मूव कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आ गया तो उस रेजिस्टेंस में करंट हमारे चलने के ऑर्डर से अपोजिट आ गया, तो हम उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या लिख देंगे, उसको माइनस लिख देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना। तो ये तो था रेजिस्टेंस के लिए। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा बैटरी आती है। तो बैटरी के लिए हम देखते हैं, तो बैटरी का जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब हमारी कैलकुलेशन ऑर्डर है ऐसे, सेम वही है कैलकुलेशन ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑर्डर है ऐसे। तो इसमें देखो कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसे है, मतलब ए से बी जा रहे हैं हम, जैसे इसमें भी ए से बी गए थे, तो ए से जब बी गए थे तो ए से बी हम ऐसे चल रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसमें भी ए से बी गए थे क्योंकि कैलकुलेशन ऑर्डर इसी साइड है, तो ए से बी गए थे, तो हम ए से बी गए तो हम देखें ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कौन साइड जा रहा है, पॉजिटिव, इसमें क्या है, नेगेटिव। तो ये तो याद करने का तरीका हो गया और लॉजिक से हमने निकाल भी लिया इसमें। अब ऐसे ही इसमें ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी, तो ए पे हम जा रहे हैं, तो ए तो किस पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट, और बी क्या है, लो पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे है इसकी पोटेंशियल ही, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस ई या माइनस ई, तो ये आएगी प्लस ई, क्योंकि वोल्टेज तो हमें इसमें पता ही है, जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज निकालने तरीका वी इक्वल टू आई आर। इसमें तो बैटरी में तो दिया ही होता है, उसमें वोल्टेज सीधा 8 वोल्ट 10 वोल्ट, इसमें तो हमें निकालने की जरूरत है वी इक्वल टू आई आर से, इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ई लिख देंगे जो पोटेंशियल है 8 वोल्ट 10 वोल्ट, और उसका क्या लगा देंगे, प्लस। दूसरा इसमें देखो ये ए है और ये है बी। अब हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर उसी साइड है, कैलकुलेशन ऑर्डर उसी साइड है, ये ए है और ये बी है। अब देखो कैलकुलेशन ऑर्डर उसी साइड है और हमारा चलने का जो ऑर्डर है वो ए से बी है, तो ए किससे कनेक्ट है, लो पोटेंशियल, और बी किससे कनेक्ट, हाई पोटेंशियल से, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा बताओ, ड्रॉप ये माइनस ही आएगा। ठीक है, लॉजिक से पता चल रहा है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है याद करने का, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, इसमें मतलब याद करने का तरीका ये है, जब हम चलते हैं तो जो बैटरी की हाई पोटेंशियल आ रही है, मतलब जैसे बड़ी लाइन आ गई तो हम क्या लिख देंगे, प्लस, और जो उसकी वोल्टेज दी हुई है 8 वोल्ट है तो प्लस 8, अगर छोटी आ गई तो क्या लिख देंगे, माइनस, और 8 वोल्ट माइनस 8। तो ये तरीका है। अब हम इसमें ये समझ गए वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या करना है, 0, तो किस वोल्टेज को प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जब लूप में देखेंगे तो दो ही एलिमेंट से हमारा उसमें 2 ही एलिमेंट मिल सकते हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक बैटरी। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या देखा, कैलकुलेशन ऑर्डर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम है तो पॉजिटिव, कैलकुलेशन ऑर्डर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट अपोजिट है तो नेगेटिव। और बैटरी के लिए हमने क्या देखा, याद करने का तरीका, अगर हम चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑर्डर और बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया पहले तो पॉजिटिव, और नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया किरचॉफ वोल्टेज। अब इसमें देखो वोल्टेज जो ला है,
अब जैसे वोल्टेज क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, सॉरी वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। तो ये जो है जैसे यहाँ पे खर्च हुई, फिर यहाँ खर्च हुई, फिर यहाँ खर्च हुई, और सबका सम क्या होगा, जीरो। लूप में चलते हैं। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है, कितनी वोल्टेज खर्च हुई, तो वोल्टेज का जो खर्च का हिसाब है उन सब का सम क्या है, जीरो। तो इस समय क्या पता चलता है कि एनर्जी खर्च हो रही है और वो जो एनर्जी है उनका सम सब क्या क्या है, जीरो। तो ये जो लॉ है वो किसको फॉलो करता है, वो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। क्योंकि बीच में देखो यहाँ पे खर्च हो रही है, जैसे हम यहाँ से आ गए, ए से ये एक लूप लिया, ए बी ई एफ ए, तो ए से यहाँ से यहाँ तक गए, कोई खर्च नहीं है, फिर यहाँ खर्च होगी। इसमें खर्च कैसे हुई, खर्च मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। खर्च नहीं कर सकते, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती, चेंज कह सकते हैं उसको। क्योंकि नेगेटिव से हम गए पॉजिटिव तो बढ़ेगी, और फिर यहाँ अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो हमेशा घटती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में चार्जेज है उनका कोलिजन होता है, तो उन चार्जेज को मूव करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ खर्च होगी, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव से क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव आए, मतलब कम होगी, तो यहाँ कम होगी, खर्च होगी। या फिर क्या होगी, यहाँ भी खर्च होनी है, और यहाँ फिर खर्च नहीं होगी, यहाँ फिर पॉजिटिव से नेगेटिव फिर खर्च होगी। तो ये टोटल जो खर्चा है उन सब का सम क्या होगा, उन सब का सम जितनी यहाँ से चली थी उतनी खर्च होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। तो इसमें लिख लो, नोट डाल के, जैसे उसमें लिखा था, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन law of conservation of energy. This law is based on law of conservation of energy. अब देखो इसमें सिंपल एक क्वेश्चन से हम लेते हैं। अब हमने ये समझ लिया किरचॉफ के दोनों रूल। अब किरचॉफ के दोनों रूल है, उसको मेन तो जब हमें अप्लाई करना आना चाहिए तब हमें अच्छे से उसमें समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें ये ध्यान रखना है किरचॉफ सेकंड रूल तो बाद में लगेगा, पहले केसीएल लगेगा, करंट का हमें आना चाहिए, मतलब डिवाइड करना है। तो ये एक बैटरी ली, ये 2 ओम है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमने लिया, और ये एक बैटरी ली, और ये एक रेजिस्टेंस लिया हमने, ये पॉइंट दे रखे ए और बी। ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, सारे 2 ओम का ले लेते हैं ताकि सिंपलीफाई कर दें आसान। अब देखो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं जंक्शन कितने हैं। तो जंक्शन 2 ही है इसमें, ए और बी, क्योंकि ए से ये लाइन और ये लाइन, तो इसमें जंक्शन तो 2 ही हो गए, ए और बी। ब्रांच कितनी है, ए। अब जंक्शन टू जंक्शन, ए से बी जाने के एक रास्ता ये है, मतलब एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच ये है, तो 3 ब्रांच है इसमें। लूप कितने हैं, 3 लूप है, ये और ये दूसरे वाला, और ये बड़े वाला। तो ए बी सी डी ई और एफ, इसको लिख लेते हैं, सीरियल वाइज लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी ई और ये एफ। अब देखो इसमें ये पूछ लिया कि हर ब्रांच में बताओ करंट बताओ। तो सबसे पहले इसमें देखो करंट डिवाइड नहीं कर रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ करंट रूल। तो किरचॉफ करंट रूल के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक जंक्शन से हो जाएंगे स्टार्ट। तो ये जंक्शन है, इससे हमने करंट मान लिया। अब हमारी मर्जी है कि हम जाते हुए माने या आते हुए करंट, वो हमारी मर्जी है, क्योंकि बाद में जो आएगा, जैसे आई की वैल्यू निकाली वो माइनस आएगी, तो इसका मतलब ये हो गया जो हमने डायरेक्शन जो मानी थी वो क्या वो इसमें गलत। देखो कैसे, किसी भी जंक्शन से हो जाओ स्टार्ट, या किसी बैटरी से ले लो। तो अब देखो यहाँ से हमने लिया करंट, तो हमने मान लिया इस साइड करंट I1 गया और ऊपर की तरफ गया I2। हमने दोनों जाते हुए वो मान ली करंट, हमारी मर्जी आते हुए मान सकते हो, क्योंकि बाद में देखना तुम ये ठीक इसमें हो जाएगी डायरेक्शन। ये पेंसिल से मार्क करना, क्योंकि बाद में जैसे गलत आंसर भी आता है, जैसे माइनस आ गया, वो गलत नहीं है, माइनस आ गया तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वो आंसर ठीक है, वो डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। अब देखो I1 मान लिया और I2 मान लिया। अब तीसरा करंट भी यहाँ से जाते हुए मान लिया, I3 अगर इसमें मान देंगे तो देखो I1 I2 I3 सबकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो तीन हमने वो मान ली वेरिएबल, तो इक्वेशन बड़ी होगी। तो हम ये चाहेंगे कि वेरिएबल कम से कम हो,
क्योंकि दो वेरिएबल अगर हो गए तो दो इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन को सोल्व करना आसान होगा। तो हम इसमें ये मान लेंगे। अब देखो यहाँ से I1 गया करंट, यहाँ इधर I2 चला गया, तो अब यहाँ जंक्शन ला वो करते हैं अप्लाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से करंट आया होगा कितना, I1 प्लस I2। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से करंट I1 इसमें जा रहा है और I2, क्योंकि जंक्शन पे देखो करंट कहीं से, यहाँ पे चार्जेस पहले भी नहीं थे और बाद में भी इसमें स्टोर नहीं कर रहे। तो यहाँ से करंट I1 गया इस साइड, ऊपर की तरफ I2 गया, तो इसका मतलब I1 I2 कहीं से आया भी तो होगा। तो आया कहाँ से, यहाँ से आया, क्योंकि तीन रास्ते होते हैं जंक्शन में, तीन कम से कम। तो यहाँ तीन रास्ते, तो एक रास्ते में गया, दूसरे रास्ते में गया, तो इसका मतलब ये हो गया तीसरे रास्ते से आया होगा। आया कितना है, जितना गया है, तो गया कितना I1 और I2, तो कितना हो गया I1 प्लस I2। तो अब तीनों ब्रांच में हो गया करंट। देखो ऊपर वाली में भी हो गया करंट, तो बीच वाली में भी हो गया करंट और इसमें करंट हो गया, मतलब हमारा KCL अप्लाई हो गया। अब हर ब्रांच में करंट क्या रहता है, सेम। तो I2 इसमें, यहाँ भी यहाँ तक I2 रहेगा, यहाँ तक भी I2 रहेगा। यहाँ I1 है तो यहाँ तक I1 ही रहेगा, क्योंकि ये एक सिंगल ब्रांच है। ये हमने अभी पढ़ा था कि एक सिंगल ब्रांच में करंट सेम रहता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, I1 प्लस I2 रहेगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 ही रहेगा। अब देखो इसमें, अब इसके अंदर कितने वेरिएबल बन रहे हैं, दो ही बन रहे हैं, I1 और I2 चाहिए। तो दो वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन के लिए दो ही लूप चाहिए। तो इसमें दो लूप ले लेते हैं। पहला लूप लेते हैं, ये छोटे वाला लूप ले लेते हैं ताकि उसके अंदर एलिमेंट कम आए। तो B C D A और B। अब देखो B C D A B, तो हम कौन साइड चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे क्लॉकवाइज। अब देखो B से C गए, तो हमारा चलने का ऑर्डर क्या है, B से C, और बैटरी का नेगेटिव आ गया, तो वो मैंने बताया था नेगेटिव आ गया तो क्या लेंगे, माइनस। तो क्या ले लेंगे, -4। ठीक है, बैटरी के लिए डायरेक्टिव लिख देंगे पोटेंशियल। अब देखो यहाँ से करंट, ये या रेजिस्टेंस आया, अब रेजिस्टेंस में या चलने की डायरेक्शन भी क्या है, B से C, और करंट भी उस साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V = IR। तो V = I कितना है, I2 और R कितना है, 2, तो 2 × I2, 2I2 हो गया। फिर हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। अब देखो चलने की डायरेक्शन भी ऐसे और करंट भी ऐसे, इसलिए क्या लेंगे, प्लस। ड्रॉप कैसे निकालेंगे, 2 × I2। फिर आ गए यहाँ से D से A की तरफ, तो D से A की तरफ गए, तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट इस साइड है, चलने का ऑर्डर इस साइड, इसलिए क्या लेंगे, -2 × I1। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, V = IR, तो I कितना फ्लो हो रहा है इसमें से, I1, और R कितना है, 2, तो 2 × I1। यहाँ से यहाँ गए, अब बैटरी क्या आ गया, प्लस, तो इसलिए क्या लेंगे, +8। फिर हम यहाँ से यहाँ A से B जा रहे हैं, तो A से B गए, तो कैलकुलेशन ऑर्डर भी उसी साइड है, A से B, क्योंकि क्लॉकवाइज तभी इसमें होगा, नहीं ऐसे क्लॉकवाइज। तो A से B गए, करंट की डायरेक्शन उस साइड, इसलिए क्या लेंगे, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 2 × I2। अब सब हो गए इसमें खत्म, वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो इन सब का सम क्या कर देंगे, 0। तो इक्वेशन देखो इसमें क्या बनेगी, I2 की I2 और I2 कितना हो गया, 6I2। तो 6I2 - 2I1 और 8 और -4 + 4 = 0। तो इक्वेशन ये होगी 6I2 - 2I1 = -4। ये इक्वेशन बन गई पहली एक लूप से। अब दूसरे लूप से हमको इसमें वो बनाते हैं इक्वेशन। दूसरा लूप ले लेते हैं, ADEFA। देखो ADEFA कौन साइड चले हम, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, A से D, मतलब ऐसे चलती घड़ी। अब देखो इसमें A से D गए, तो पहले तो क्या आया, बैटरी का माइनस, तो क्या लिख लेंगे, माइनस, और कितना है, 8। इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे IR, क्योंकि IR किसके लिए होता है, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। तो बैटरी के अक्रॉस तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ गए, जैसे माइनस से प्लस गए, तो इसके अंदर कितनी कम हुई, माइनस से प्लस 8 कम हुई, तो यहाँ क्या कर देंगे, -8। फिर उसके बाद देखो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये आगे रेजिस्टेंस। अब हमारी चलने की डायरेक्शन क्या है, A से D, और करंट भी उस साइड है, तो क्या लिख लेंगे, +2 I1। अब देखो D से E आए, तो D से E आए तो क्या आ गया, पहले बैटरी का माइनस, तो क्या लिख लेंगे, -6, और रेजिस्टेंस आया ही नहीं। फिर उसके बाद E से हम F आए, अब चलने की डायरेक्शन ऐसे, करंट भी इस साइड, तो क्या लिख लेंगे, प्लस, और कैसे निकालेंगे, I × R, तो I ये रहा, R ये रहा, तो 2 × I1 + I2।
उसके बाद फिर हम यहाँ आए ऐसे, और अब देखो ऐसे चल रहे हैं तो ये मैट्रिक क्या आ गया प्लस, तो +2। उसके बाद यहाँ पहुँच गए ए पॉइंट पे इज इक्वल टू 0 की जहाँ चले तो वहीं पहुँच गए। तो इसको सोल्व करेंगे तो -8 + 2i1 -6 + 2i1 + 2i2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन देखो इसमें क्या बनेगी, i2 की देखो इसमें 2i2 में एक ही है, तो 2i2, i1 कितना 2i1 + 2i1 4i1, ये भी हो गया। बच गया क्या -8 -6 -14 -14 + 2 -12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगी 2i2 + 4i1 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन होगी सेकेंड। दो इक्वेशन होगी, दो ही वेरिएबल है, सोल्व इसको हम कर लेंगे। फिर कैसे सोल्व करेंगे, लिख लेते हैं इसको 6i2 - 2i1 इज इक्वल टू -4, और दूसरी क्या है 2i2 + 4i1 इज इक्वल टू 12। नीचे वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम उसमें करते हैं 10th क्लास में दो इक्वेशन को सोल्व। तो नीचे वाली इक्वेशन को हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में। तो 3 से करेंगे क्या क्या आ जाएगा 6i2 और +12i1 इज इक्वल टू 36, और फिर क्या कर देंगे माइनस माइनस माइनस, तो 6i2 कैंसिल, -12 और -2 -14i1 इज इक्वल टू -36 और -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, i1 की वैल्यू क्या आ गई 40/14, 10/7 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया i1 जो करंट, अब i1 की जो वैल्यू आई है पॉजिटिव, इसका मतलब ये होगा जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो ठीक है। उसके बाद पेंसिल से इसको क्या कर देंगे, वैसे पहले हमने पेंसिल दिया तो फिर हम पेन से इसको ऐसे कर देंगे, मतलब हमने जो मानी थी वो सही है। तो i1 ये आ गया। अब i2 की ओर चाहिए, तो i2 की वैल्यू इसे निकाल लेते, इसी इक्वेशन पुट कर देते 6i2 इक्वेशन 6i2 - 2i1, i1 कितना 10/7 इज इक्वल टू -4, तो 6i2 - 20/7 इज इक्वल टू -4, तो ये कितना आएगा 6i2 इज इक्वल टू -4 + 20/7, तो 7 एलसीएम ये आ गया -28 + 20 यानी कि -8/7। तो i2 की जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी -8/7 6 आ गया। तो ये आएगा i2 वैल्यू -4/21 एम्पियर। i2 वैल्यू आ गई -4/21। अब देखो इसमें ये माइनस आई, इसका मतलब क्या हो गया जो डायरेक्शन हमने मानी थी वो गलत है। तो हम क्या कर देंगे i2 को, बाद में जैसे पेंसिल से हमने इसको किया था तो फिर इसको पेन से ऐसे कर देंगे, i2 इस साइड, पेन से इसको कर देंगे करेक्ट। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो तुम्हारी मर्जी है उस साइड वो मान लो, जंक्शन से या तो सारे करंट आते हुए मान लो या जाते हुए, मर्जी है, या एक आता हुआ एक जाता है। जैसे इसमें हमें पता है जंक्शन से हमने मान लिए 2 मान लिए, और तीसरा तो हमें पता चल जाए क्योंकि ये जाता हुआ ये जाता है, इसका मतलब आया होगा कुछ ना कुछ, तो हमने वो माना था उसमें। तो i2 की वैल्यू आ गई -4/21। अब जैसे इसमें हमें पता है तो इसमें कैसे निकालेंगे, अब हमें पता चल गया इस ब्रांच में करंट कितना है 4/21, माइनस तो क्या बता रहा है कि जो हमने मानी थी डायरेक्शन वो गलत है, तो करंट आ गया 4/21। इसमें है कितना i1 कितना है इस ब्रांच में 10/7, इसमें कितना हो गया i1 + i2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 10/7 + 4/21, तो ये आ जाएगा i1 + i2। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमें KCL को अप्लाई किया और उसके बाद KVL को अप्लाई किया। बाकी इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए बुक में, तो उनको एक बार सोल्व करके देखना, या नेक्स्ट लेक्चर में हम KVL और KCL के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।